हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उससे पहले हमने इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ा था। तो इकोसिस्टम चैप्टर से रिलेटेड जो 12th जो सीबीएसई बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में लेकर के आए हैं। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे या तो पिछले कुछ सालों में आए हुए होंगे या फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एक 1 मार्क के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं आपके एग्जाम में उन हिसाब से डिस्कस करेंगे। इसमें असेसर रीजन क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखो, जो इकोसिस्टम हमने चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने सीयूईटी में जो आए हुए पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको किया था। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे कवर हो जाते हैं। जनरली लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे कवर हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कम करेंगे। यहाँ पे मेन फोकस रहेगा हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन होगा स्लाइड पे, हम खुद से आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप खुद से सोचना। उसके बाद उसको एक सिस्टमेटिक वे में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि आपको एग्जाम में कैसा लिखना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर पा सकें एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नेम द टाइप ऑफ द फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन द पॉन्ड। तो हमें फूड चेन के बारे में बताना है कि पॉन्ड में पाई जाने वाली फूड चेन कौन सी है। पॉन्ड का पता ही है आपको, पॉन्ड कैसे इकोसिस्टम के अंदर आता है। पॉन्ड एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। पॉन्ड कैसा इकोसिस्टम है? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम। पॉन्ड क्या है? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अच्छा, पॉन्ड के अंदर जो फूड चेन चलती है उसकी अगर हम बात करें तो पॉन्ड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जो खाते हैं, पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे जूप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स को खाएंगे स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को अगर लार्ज फिश अवेलेबल है तो लार्ज फिश कंज्यूम करेगी। तो ये सब क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए, और ये फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया? प्रोड्यूसर हुआ। तो देखो, जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको कौन खा रहा है? जूप्लैंक्टन खा रहे हैं, जंतु प्लवक खा रहे हैं, और जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश को लार्ज फिश। तो यहाँ पे क्या हो रही है? एक तरह से ग्रेजिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे ग्रेजिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? ग्रेजिंग हो रही है, प्रीडेशन हो रहा है। फाइटोप्लैंक्टन का प्रीडेशन कर रहा है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन का प्रीडेशन कर रहा है स्मॉल फिश। स्मॉल फिश किसको खाएगी? स्मॉल फिश किसको खाएगी? जूप्लैंक्टन को खाएगी। ठीक है, और ये जो लार्ज फिश है, स्मॉल फिश किसको खाएगी? जूप्लैंक्टन को, और ये जो लार्ज फिश है ये किसको खाएगी? स्मॉल फिश को खाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रीडेशन हो रहा है। प्रीडेटर कौन है? सक्सेसिव जो खाने वाले हैं, जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा रहा है तो जूप्लैंक्टन प्रीडेटर हो गया। जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खा रही है तो स्मॉल फिश प्रीडेटर हो गई। स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रही है तो लार्ज फिश प्रीडेटर हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रीडेटर्स ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप की फूड चेन को बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। कैसी फूड चेन बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉन्ड में फूड चेन एग्जिस्ट करती है वो कौन सी फूड चेन होती है। यहाँ पे ग्रेजिंग की प्रोसेस हो रही है, तो इस फूड चेन को कौन सी फूड चेन बोलेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन। ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिटेल डिस्क्राइब नहीं करना है, सिंपल जो लिखना है वो आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एग्जिस्ट इन द पॉन्ड। सिंपल इतना लिखना है। ठीक है, अगर आप फूड चेन का यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना देंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स अवार्ड होंगे, एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि बच्चे को फूड चेन भी आती है। तो आप यहाँ पे बना दीजिए फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? जूप्लैंक्टन।
और जू प्लैंकटन को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खा रहा है लार्ज फिश। ठीक है, तो ये एक फूड चेन भी आपने बना दी है। तो अब आपको कंप्लीटली 1 मार्क अवार्ड होगा। ठीक है, और आप एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बनाने वाले हैं, जिससे और आगे के क्वेश्चंस हैं उसमें और अच्छे नंबर आपको अवार्ड होंगे अगर आप सही लिखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। सॉरी, व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन फॉर प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम में आर क्या है, कौन सी इक्वेशन के अंदर? जीपीपी माइनस आर के अंदर। ठीक है, मैंने आपको जब प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इकोसिस्टम के अंदर, तो वहां पे मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस आर। यही बताया था मैंने, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस आर। ये क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम इसी इक्वेशन को इधर उधर करें तो एनपीपी इजिकल टू क्या हो गया? जीपीपी माइनस आर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो आर है ना, ये क्या है? ये आर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि टोटल प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस द्वारा कितना बायोमास बनाया। ठीक है, टोटल कितना बनाया, स्टार्टिंग में कितना फोटोसिंथेसिस किया, टोटल फोटोसिंथेट कितना है, वो हो गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन प्लांट्स के भी तो कुछ एनर्जी रिलेटेड वर्क होंगे, जैसे रेस्पायरेशन में एनर्जी लॉस होगी, और प्रेडेशन के अंदर रेस्पायरेशन के अलावा उसको अपनी प्रोटेक्शन करनी है तो प्रोटेक्शन के अंदर एनर्जी लॉस होगी। इसके अलावा डिफरेंट बायोकेमिकल्स कोई बनाना है तो उसके अंदर एनर्जी लॉस होगी, तो उसको एनर्जी लॉस के अंदर होगी तो टोटल जितनी एनर्जी बनी है उतनी तो नहीं बचेगी। तो टोटल जितनी एनर्जी लॉस होने के बाद बचती है वो होती है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो आर है, जो जीपीपी में से निकल गया है, उसे बोलते हैं रेस्पायरेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोला जाएगा इसको? रेस्पायरेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे बोला जाएगा आर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको कॉन्सेप्चुअली, लेकिन आपको क्या लिखना है आंसर में? आपको लिखना है इन द गिवन इक्वेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। इक्वेशन क्या है? जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। तो यहाँ पे आर आपको बताना है। आर क्या है? आर रिप्रेजेंट एनर्जी यूटिलाइज बाय द प्लांट और प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर ली गई है। ठीक है, यूटिलाइज कर ली गई है कौन सी प्रोसेस के दौरान? रेस्पायरेशन के दौरान। रेस्पायरेशन भी तो जरूरी है ना भाई, एनर्जी जैसे फोटोसिंथेसिस से जो फोटोसिंथेट बनता है उसका रेस्पायरेशन भी जरूरी है। अगर फोटोसिंथेट का रेस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी? जैसे मान लीजिए CO2 प्लस H2O। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, प्लस H2। यही जनरली इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की। अब ये जो ग्लूकोज बना है इसका रेस्पायरेशन भी जरूरी है, तभी इससे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और CO2 प्लस H2O अलग हो जाता है, प्लस एनर्जी हमें मिलती है। अब ये जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस हुई है ये तो क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। PS मैं यहां लिख रहा हूं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, उसे रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो इस रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी लगेगी वो कहां से आएगी? जीपीपी में से आएगी। तो ये जो रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी यूटिलाइज की गई है उसको अगर हम हटा दें जीपीपी में से तो हमें क्या मिल जाता है? आर। तो आर सिंपली यहां पे क्या है? रेस्पायरेशन को दर्शाता है। ठीक है, कि रेस्पायरेशन लॉस कितना हो गया है। ठीक है, रेस्पायरेशन लॉस, एनर्जी में से रेस्पायरेशन के दौरान कितनी एनर्जी लॉस हो गई है वो क्या यहां पे डिनोट करती है? आर को। तो ये आर क्या है? रेस्पायरेशन लॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2।
सिंपल आपको इतनी सी बात लिखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है मैन कैन बी ए प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। जो मैन होता है, जो मनुष्य होता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। इस स्टेटमेंट को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैन आदमी, उसके अलावा कॉकरोच, तिलचट्टा और क्रो, ये क्या है? ओमनीवोरस है। ये क्या है? ओमनीवोरस है। तो मैन क्या है? ओमनीवोरस। मैन क्या है? ठीक है, ओमनीवोरस यानी शाकाहारी प्लस मांसाहारी, ठीक है, यानी सर्वाहारी। ठीक है, बोथ शाकाहारी कार्निवोर्स भी और हार्बिवोर्स भी, ठीक है, दोनों हो सकता है मैन। देखो हम अगर कोई भी प्लांट पार्ट खा रहे हैं, अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स क्या है? प्लांट का पार्ट है। तो हम क्या है? डायरेक्ट फ्रूट को खा रहे हैं, यानी प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या है? हार्बिवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर है। हम क्या है? हार्बिवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर। अगर हम में से हम मांस खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम फ्लैश खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो हम क्या है? कार्निवोर्स हैं। हम क्या है? कार्निवोर्स। और आपको पता है कार्निवोर्स कौन से? या तो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे या सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। देखो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है, या फिर टर्सरी कंज्यूमर होंगे। जैसे प्लांट है, मान लीजिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खा रही है? गॉट खा रही है, बकरी खा रही है, ठीक है, और बकरी को कौन खा रहा है? मैन खा रहा है, ठीक है, बकरी को कौन खा रहा है? मैन खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे हम क्या है? यहाँ पे देखो प्लांट्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए। प्लांट्स तो प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। गॉड क्या हो गई? प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, हर्बीवोर्स जिन्हें बोलेंगे। और ये जो मैन है जो गॉड को खा रहा है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब ये इसमें मैन की पोजीशन क्या है? इसमें मैन की पोजीशन है सेकेंडरी कंज्यूमर पे, द्वितीयक उपभोक्ता में। लेकिन वही मैं दूसरी फूड चेन बना दूं। दूसरी फूड चेन ये है, देखिए ये प्लांट है, प्लांट से डायरेक्ट प्लांट पार्ट, मान लीजिए प्लांट से फ्रूट्स को कौन खा रहा है? प्लांट से फ्रूट कौन ले रहा है? मैन। तो डायरेक्ट मैन किस पे डिपेंडेंट हुआ? प्रोड्यूसर पे। तो यहाँ पे मैन क्या खा रहा है? मैन से यहाँ पे क्या खा रहा है? फ्रूट पार्ट को खा रहा है, प्लांट पार्ट फ्रूट को खा रहा है। तो यहाँ पे मैन क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। यानी मैन प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैन क्या है? ओमनीवोरस के अंदर आते हैं, ठीक है, जो हार्बिवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है? कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है और क्रो के बारे में दिया हुआ है। ये भी क्या होते हैं? ओमनीवोरस ही होते हैं, ठीक है। अब इसको आपको लिखना कैसे? एक 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको लिखना जरूरी है। देखो मैन इज एन ओमनीवोरस, ठीक है। जो मैन है वो क्या है? ओमनीवोर है। ही ईट्स बोथ, वो प्लांट्स को भी खा सकता है एंड देयर प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट को भी खा सकता है। जैसे प्लांट जैसे सब्जी खाते हैं तो प्लांट डायरेक्ट खाते हैं। उसके अलावा सब्जी में जैसे हरी सब्जी खाते हैं तो आप प्लांट को डायरेक्ट खाते हैं, पालक खा रहे हैं तो यानी प्लांट को खा रहे हैं। लेकिन कोई फ्रूट सब्जी जैसे आप मान लीजिए गोभी खा रहे हैं, ठीक है, आप आलू खा रहे हैं तो एक तरह से फ्रूट हो गया, ठीक है। या फिर आप कोई भी फ्रूट, मैंगो खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, ये प्लांट पार्ट हो गया, ठीक है। तो या तो प्लांट को डायरेक्ट खा सकते हैं या उनके प्रोडक्ट को खा सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स को भी खा सकता है, ठीक है, एनिमल्स को खा सकता है, कार्निवोर्स। तो व्हेन ही ईट्स प्लांट्स, जब वो प्लांट्स को खा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। और व्हेन ही ईट्स एनिमल्स, और वो एनिमल को खा रहा है, देन ही विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर। तो मैन प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी काम करता है और सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो मैन ओमनीवोरस होता है, प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ भी और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया कि मैन प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी काम कर सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलो फिर एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। एक इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है,
ठीक है। एक इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। देखो मैंने आपको जब प्रोडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी होती है द फॉर्मेशन ऑफ द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फूड के बनने की जो रेट होती है, फॉर्मेशन रेट होती है, वो क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी लेवल पे देखेंगे तो हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो हम एनिमल्स के लेवल पे देखेंगे। तो ये प्लांट्स के लेवल पे हो सकती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी बात करें तो हम एनिमल्स के लेवल। यहाँ हमसे पूछा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में क्या होती है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, ठीक है, और एनपीपी, ये दो टाइप हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। जीपीपी क्या होती है, टोटल फोटोसिंथेसिस। जीपीपी क्या होता है, टोटल फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट ने टोटल कितना फोटोसिंथेसिस किया है, वो क्या होगा, जीपीपी। और अगर इस जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉस को हटा देंगे, अभी हमने बात की थी, तो हमें क्या आ जाएगा, एनपीपी। तो एनपीपी क्या होता है, जीपीपी माइनस आर। अगर जीपीपी में से एनपीपी रेस्पिरेशन लॉस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एनपीपी। तो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, क्या है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो जीपीपी और एक एनपीपी। जीपीपी क्या है, टोटल फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा जो किया जाता है वो जीपीपी। एंड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, आफ्टर द फोटोसिंथेसिस जो रेस्पिरेशन लॉस को अगर हम हटा दें तो जो अमाउंट बचता है वो क्या होगा, एनपीपी। तो ये दोनों ही किसको एक्सप्रेस करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये तो हो गए वन लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको वन लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क में आपको थोड़ा सा लिखना है और आपका आंसर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता ही है, मैंने पीवाईक्यू करवाए हैं सीयूटी के, वहां पे आप कर लेना, सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अच्छा इतना लिखने के बाद आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें आप इनकी जो यूनिट्स हैं उनको भी ऐड कर दीजिए और अच्छा इंप्रेशन बनेगा। यूनिट्स में देखो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द रेट, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फूड। रेट का मतलब टाइम भी आना चाहिए और कितना बायोमास बन रहा है वो भी, पर यूनिट एरिया। तो इसको अगर बायोमास के फॉर्म में लिखें तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, अगर ईयर, एक ईयर की बात करें तो ईयर, और इसको किलोग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ईयर। अगर हम एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो एनर्जी के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर। ठीक है, और जूल के फॉर्म में लिखें तो जूल पर मीटर स्क्वायर ईयर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूनिट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब लिख देंगे तो आपको कंप्लीटली 1 मार्क्स मिल जाएगा वहां पे। चलो एक एसेसर रीजन का क्वेश्चन भी देख लो, एसेसर के रीजन के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है किसके, डिकम्पोजिशन की। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन। हमें एसेसर दिया है कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्लो होती है इफ जो डेट्राइटस है वो किससे रिच है, लिग्निन एंड क्यूटिन से रिच है। ठीक है, अगर लिग्निन एंड क्यूटिन से रिच डेट्राइटस है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, ये एसेसर दिया है और ये पॉइंट सही भी है। मैं जब आपको डिकम्पोजिशन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था लिग्निन एंड क्यूटिन अगर डेट्राइटस में होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कैसे है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होने की वजह से लिग्निन और क्यूटिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, बहुत कठोर होने की वजह से इनका जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत स्लो होता है, रेदर देन नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे शुगर हो गया, शुगर का डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। ठीक है, तो उनकी तुलना में इनका जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा होता है, स्लो होता है। ये एसेसर तो एकदम सही है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, एसेसर तो ट्रू हो गया, एसेसर तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम रीजन देखते हैं। ठीक है, रीजन देखते हैं
क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसकी वजह से इनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे रीजन क्या दिया हुआ है? डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ये बात तो सही है, स्टेटमेंट तो ये सही है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है एसेसर को, ठीक है। ये जो रीजन दिया गया है ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ये एसेसर को, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन ये एसेसर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसेसर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यानी ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। तो दोनों सही तो हो जाएंगे लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? बोथ एसेसर एंड रीजन इज ट्रू, सही तो है लेकिन रीजन जो है वो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये एसेसर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये वाला इसमें आंसर चला जाएगा। तो इस तरीके से एसेसर रीजन क्वेश्चन भी आते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप इनको कर पाएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How is the humus formed? Mention any 3 characteristics of humus. देखो फिर डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमस के। मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, और प्लांट का मान लीजिए कोई भी पार्ट, लीफ टूट करके गिरा नीचे, लीफ टूट करके गिरा, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स भी रह रहे होंगे, ठीक है। तो एनिमल्स भी क्या करेंगे? एनिमल्स भी एक्सक्रीटा करेंगे, तो एक्सक्रीटा, एनिमल्स का एक्सक्रीटा यहीं पे गिरेगा, और प्लांट भी गिरा, प्लांट भी मर गया, एनिमल्स भी मर गए, तो ये आपस में मिलकर के कचरा बनाएंगे कि नहीं? और उस कचरे को, ठीक है, उस वेस्ट पदार्थ को हमने क्या बोला था? उस वेस्ट मटेरियल को हमने डेट्राइटस बोला था। क्या बोला था? डेट्राइटस बोला था। अब ये जो डेट्राइटस है, वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये यहाँ पे हमेशा पड़ा नहीं रहता, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप। पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होती है, कैटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है। ये 5 स्टेप्स हैं, आपको याद रखनी है, और ये सीरीज वाइज भी याद रखनी है कि कौन कब होता है। अभी जो स्टेप्स हैं ये होना स्टार्ट कब होती है? जब कोई कचरा आता है, ठीक है, तो वहां पे ये स्टेप्स स्टार्ट होती है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये जो जितना भी कचरा है ये स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। कैसे पार्टिकल्स में? स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। और स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटा, लेकिन अभी भी कॉम्प्लेक्स ही है, तो ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैसा है ये? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब ये जो स्मॉलर पार्ट में टूटा है, इस प्रोसेस को आपको मैंने बताया था क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। कौन करते हैं? डेट्राइटिवोर्स इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आपको इतना पता है? चलो, उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे अगर बारिश हो रही है तो सॉल्युबल जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे पानी के साथ घुल करके अपर सॉइल से नीचे चले जाएंगे, उसे लीचिंग बोला जाता है उस प्रोसेस को। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। कौन कौन? बैक्टीरिया और फंजाई, जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे? ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे। ये क्या सीक्रेट करेंगे? एंजाइम सीक्रेट। एंजाइम किस पे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे। और ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज कर देंगे? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। किस में चेंज कर देंगे? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। और ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कहलाता है। तो ये ह्यूमस के बनने की प्रोसेस,
ह्यूमस के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। ह्यूमस के बनने की प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन। तो हाउ इज द ह्यूमस फॉर्म्ड? ह्यूमस कैसे फॉर्म्ड होता है? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस बनेगा। अब ये जो ह्यूमस बना है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस बन गया है, ये ह्यूमस डार्क कलर का होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कैसा? ये डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? ये डार्क कलर का होता है। दूसरा, इसकी जो शेप होती है वो एमॉर्फस होती है। शेप कैसी होती है? एमॉर्फस होती है, यानी इसकी कोई वेल स्टेब्लिश्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी कोई वेल स्टेब्लिश्ड शेप नहीं होती। दूसरा, ये कॉलॉइडल नेचर का होता है, यानी ये सॉल्युबल नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन में। उसका बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोबियल एक्शन के लिए रेजिस्टेंट होता है। माइक्रोबियल एक्शन के लिए क्या रहता है? रेजिस्टेंट रहता है, यानी कि इसका आगे फर्दर माइक्रोबियल एक्शन क्या होता है? बहुत स्लो होता है। फर्दर जो माइक्रोबियल एक्शन क्या होगा? वो बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज। अब देखो, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस का ये जरूरी नहीं है, इसका माइक्रोबियल एक्शन स्लो होगा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो होगा, लेकिन होगा जरूर। इसके बाद भी इस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से, ह्यूमस से क्या बनते हैं? मिनरल्स अलग होंगे। मिनरल्स क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और CO2 O2 निकल जाती है। तो ये मिनरल्स और CO2 O2 ये निकलेंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा? इनऑर्गेनिक मिनरल्स अलग हो जाएंगे। आपको पढ़ना है जैसे वाटर पोल्यूशन, तो कैसे वाटर पोल्यूशन है अगर आप ये। ठीक है, और ये जो इनऑर्गेनिक मिनरल है, अगर तेज से बारिश हुई तो बह करके पानी के साथ सॉल्युबल होकर के कहां चले जाएंगे? टॉप सॉइल से नीचे चले जाएंगे। उस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज द ह्यूमस फॉर्म्ड? ह्यूमस कैसे बनता है? ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस से बनता है। और हमसे पूछा गया एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो मैंने लिखा हुआ है, ये इसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है, एमॉर्फस होता है, कॉलॉइडल नेचर का होता है, माइक्रोबियल एक्शन के लिए ये क्या रहता है? रेजिस्टेंट रहता है। इसका माइक्रोबियल एक्शन बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, चलो, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे लिखा है। ह्यूमस कैसा है? डार्क कलर का होता है। ह्यूमस कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, एमॉर्फस होता है, ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन। तो ह्यूमस का जो निर्माण है वो डिकम्पोजिशन की भी ह्यूमिफिकेशन रिएक्शन से होता है। ह्यूमिफिकेशन स्टेप में होता है। कौन सी स्टेप में? ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था वही प्रॉपर्टीज है। ह्यूमस लिग्निन और सेलुलोज में रिच होता है। ठीक है, डार्क कलर का होता है, एक प्रॉपर्टी यही है। इट इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, यानी इसका और आगे फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा या फिर स्लो होगा। ठीक है, और देखो, इट इज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट हैं। इसका आगे जैसे डिकम्पोजिशन होगा तो ये न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स अलग होकर के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे। CO2 और ऑक्सीजन जो उसमें से है वो निकल जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने बताई पिछली स्लाइड में। ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, पूरी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है। और यहाँ पे ह्यूमस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। इनको आप लिख देंगे तो आपको पूरे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का जितने का भी क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे अवार्ड कर दिया जाएगा। चलो, ठीक है, सिंपल सा। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्वोयर इन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड लिस्ट द 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स इन द नेचर। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो रिजर्वोयर का फंक्शन क्या होता है, रिजर्वोयर होता क्या है। ठीक है, और दूसरा हमें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल पाए जाते हैं। सबसे पहले रिजर्वोयर क्या होता है? रिजर्वोयर एक तरह से क्या हो गया? एक तरह से स्टोरेज हो गया। जैसे हमारे जो CO2 का अगर रिजर्वोयर की बात करें तो वो क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एक्वेटिक की बात करें तो वो वाटर हो जाएगा।
ठीक है, गैस के फॉर्म में। और अगर हम रॉक्स की बात करें, रॉक्स जैसे अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल्स की बात करें, जैसे फास्फोरस की बात कर लो, कैल्शियम की बात करो, तो ये रॉक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इनका रिजर्वोयर मेनली क्या होता है, रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो दो तरीके के रिजर्वोयर हो सकते हैं, या तो गैस के फॉर्म में रिजर्वोयर हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे गैसियस साइकिल चलेगा, ठीक है। और दूसरा रिजर्वोयर चट्टानें हो सकती हैं, तो वहां पे सेडिमेंट्री साइकिल चलेगा। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ द रिजर्वोयर, रिजर्वोयर का फंक्शन क्या है, आपको क्या लिखना है रिजर्वोयर के फंक्शन में, रिजर्वोयर इज एन इकोसिस्टम मीट्स द डेफिसिट दैट अराइज ड्यू टू द इम्बैलेंस, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम में प्लांट्स को CO2 चाहिए, तो वहां वो कहां से लेगी, रिजर्वोयर से लेगी। रिजर्वोयर CO2 का रिजर्वोयर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो रिजर्वोयर क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको देने का, इनफ्लक्स का काम करता है। और जब वो साइकिल होकर के आएगा तो भी लास्ट में कहां पे पहुंचेगा, रिजर्वोयर के अंदर ही पहुंचेगा। जैसे CO2 है, CO2 प्लांट लेते हैं, कौन सी प्रोसेस के लिए लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। तो कहां से लेते हैं, वो CO2 लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो वो कहां से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे, CO2 लेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस से खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाने के बाद उसका रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 निकलेगी वो फिर से किसके अंदर छोड़ दी जाएगी, फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ जाएगी। तो एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है और आउटफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। इफ्लक्स और इनफ्लक्स हो रहा है, CO2 ली जा रही है, CO2 फिर छोड़ी जा रही है, ठीक है। तो रिजर्वोयर किसकी तरह काम कर रहा है, एक स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। दूसरा, रिजर्वोयर के टाइप्स के आधार पर न्यूट्रिएंट साइकिल, अगर गैसियस फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है किसी भी न्यूट्रिएंट का, तो वो गैसियस साइकिल बनाएगा। गैसियस साइकिल के आपके अंदर आ जाएंगे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये किसके अंदर आएंगे, हाइड्रोजन साइकिल, ये गैसियस साइकिल के अंदर। सेडिमेंट्री का मतलब रिजर्वोयर क्या होंगे, रॉक्स होंगे, इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है। ये सब कौन से, ये सब मिनरल्स का जो साइकिल होगा उसका मेनली रिजर्वोयर कौन होंगे, रॉक्स होगी, और वहां पे जो साइकिल चलेगा उसे बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिजर्वोयर को समझाइए, उसके बाद कौन कौन से साइकिल होते हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप उसमें एग्जाम्पल भी लिख देते हैं गैसियस साइकिल के अंदर, तो आपको और अच्छे इम्प्रिंट आपका पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, एक पिरामिड बनाना है, किसका, बायोमास का, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन से। किससे स्टार्ट हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन से। लेवल 3 ट्रॉपिक लेवल्स, 3 ट्रॉपिक लेवल हमको लेवल करने हैं। एंड इज दिस अपराइट और इन्वर्टेड, और हमें बताना है ये अपराइट होगा कि इन्वर्टेड होगा, और होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स में भी मिल सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक, चलो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें फूड चेन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, फूड चेन। तो फूड चेन बनाओ भाई। पॉन्ड, ये फाइटोप्लैंक्टन यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम पॉन्ड मान लेते हैं, ठीक है। किसका है ये कोई पॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर आपको पता ही है, पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन खाएंगे। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस खाएंगी। और स्मॉल फिश की वजह से ठीक, तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश, ये फूड चेन किसके अंदर चल रही होगी, इस पॉन्ड के अंदर चल रही होगी, ठीक है। और हमें किसका, बायोमास का, किसका पिरामिड बनाना, हमें बायोमास का, ठीक है। बायोमास का हमें पिरामिड बनाना है। तो देखो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ही कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं।
जैसे छोटे छोटे एल्गी, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, माइक्रोस्कोपिक डायटम्स, तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। देखो फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर तो सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी साइज बहुत छोटी होती है। साइज बहुत छोटी होने की वजह से टोटल बायोमास भी क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन का, कम होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो बायोमास है, इनका बायोमास सबसे कम। मान लीजिए इनका बायोमास कितना है, टोटल पॉन्ड का बायोमास निकाले तो इसका बायोमास कितना आ रहा है, मान लीजिए 10 kg। कितना आ रहा है, 10 kg। उसको कौन खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स खाएंगे। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स कौन होते हैं, जू प्लैंक्टन्स एक्वेटिक हर्बीवोर्स होते हैं, यानी पानी में पाए जाने वाले शाकाहारी जो प्लांट को खाते हैं। ठीक है, तो ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं, इनसे नंबर में तो कम होंगे लेकिन साइज में बड़े, और साइज में बड़े हैं तो बायोमास भी ज्यादा होगा। तो मान लीजिए इनका जो बायोमास है वो कितना है, 40 kg है। कितना है टोटल बायोमास, 40 kg है। ठीक है, कितना बायोमास हो गया, 40। उसके बाद स्मॉल फिश नंबर में कम है लेकिन साइज में क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो जनरली सिंपल सी बात है बायोमास ज्यादा होगा। मान लीजिए बायोमास कितना है, 60 kg है। कितना है, 60 kg। हाँ, लार्ज फिशेज नंबर में कम ही होती हैं, लेकिन नंबर में कम होंगी लेकिन उनका बायोमास तो जनरली ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए बायोमास कितना है, 100 kg। कितना बायोमास है, 100 kg। अब इसका पिरामिड बनाओ। इसका पिरामिड हम बनाते हैं, इसका अगर हम पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड सबसे पहले आपको बेसिक बात ये याद रखनी है पिरामिड के अंदर कि सबसे बेस में हमेशा किसको लिया जाता है, प्रोड्यूसर को लिया जाता है। ठीक है, चाहे उसके नंबर बायोमास नंबर कम हो या ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे बेस में किसको लिया जाएगा, प्रोड्यूसर को लिया जाएगा। सबसे बेस में किसको लिया जाता है, प्रोड्यूसर को लिया जाता है। तो बनाओ, देखो सबसे कम है प्रोड्यूसर, तो इसका जो विड्थ है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सॉरी लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। चलो उसके बाद हम क्या लेते हैं, जू प्लैंक्टन इससे ज्यादा है तो थोड़ा इसको और ब्रॉड करिए, ये देखो। उसके बाद स्मॉल फिशेज है तो इसको और बड़ा करिए, ये स्मॉल फिश। उसके बाद लार्ज फिशेज, इसको और बड़ा करिए। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, इसका जो शेप है वो कैसा दिख रहा है, इसका शेप आपको कैसा दिख रहा है, इसका शेप आपको दिख रहा है इन्वर्टेड। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो शेप होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पे, इन्वर्टेड होगा। तो ये सिंपली क्यों हो रहा है, एंड व्हाई इज इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसका बायोमास सबसे कम है, जू प्लैंक्टन का बायोमास उससे ज्यादा है, स्मॉल फिश का बायोमास उससे ज्यादा है, और हम जिसका ज्यादा बायोमास होगा उसको ब्रॉड बनाएंगे। ठीक है, उसका जो बार डायग्राम होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी आती है, इन्वर्टेड आती है। शेप कैसी आती है, इन्वर्टेड आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द पिरामिड इज, कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, द पिरामिड इज इन्वर्टेड। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है इन्वर्टेड, बिकॉज द बायोमास ऑफ द फिशेज इज मच मोर देन दैट द फाइटोप्लैंक्टन। क्यों होता है, फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से फिशेज का बायोमास हमेशा ज्यादा रहेगा, इसीलिए कैसा होता है, ये वाला डायग्राम इन्वर्टेड होता है। ये वाला पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। उसके बाद आप ये फूड चेन बनाएंगे। ठीक है, फूड चेन के बाद ये पिरामिड का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो पिरामिड है हमें कैसा मिला है, इन्वर्टेड मिला है। और क्यों मिला है, क्योंकि फिशेस का जो बायोमास है वो हमेशा ज्यादा रहेगा किससे, फाइटोप्लैंक्टन से, इसीलिए ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है भैया, इन्वर्टेड होता है। चलो, तो यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए। ये जनरली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फ्लो डायग्राम बनाते हैं या फिर जनरली कोई डायग्राम अगर बना देते हैं तो एग्जामिनर को चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं और आपका अच्छा इम्प्रिंट बनेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल भी अगर आप लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखिए।
पॉइंट वाइज लिखने से आपको क्या होगा, एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी। अगर आप एक स्टोरी के रूप में लिख देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, वो आपका क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना ही नहीं चाहेगा। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे और जो की पॉइंट्स होते हैं उनको अगर आप अंडरलाइन भी कर देंगे, की पॉइंट्स को अगर आप अंडरलाइन करेंगे, दूर दूर साफ सुथरा लिखेंगे तो और आपको आसान, आपको और फायदेमंद रहेगा। जो आपका इम्प्रिंट है, ठीक है, वो एग्जामिनर के दिमाग में अच्छा पड़ेगा कि बच्चे ने साफ सुथरा लिखा है, की पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, ठीक है, और शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दिया है। आपको वहाँ पे स्टोरी नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट जो आंसर पूछा है वही वहाँ पे लिखना है। और उसका हो सके तो डायग्राम बनाइए, फ्लो डायग्राम बनाइए, और आपको आंसर वहाँ पे अच्छा रहेगा तो आपके जो नंबर हैं वो भी अच्छे अवार्ड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन प्रोवाइडेड 10 लाख जूल, कितना लाख जूल सन प्रोवाइड कर रहा है, 10 लाख जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इकोसिस्टम को। तो राइट द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो पहले ट्रॉपिक लेवल और तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो, मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था इकोसिस्टम के, तो वहां पे क्या बताया था, मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ भी फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है, इसमें होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो वहां कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी डेफिसिट हो जाती है या फिर लॉस हो जाती है। पूरी 100% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे नहीं पहुंचती, ओनली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचती है। बाकी 90% एनर्जी तो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो जो 90% लॉस हो गई, 10% आगे पहुंची है, इस रूल को 10% रूल भी बोला जाता है, और ये सबसे पहले लिंडेमैन साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये है 10% रूल ऑफ एनर्जी बाय लिंडेमैन, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले तो आपका सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक फूड चेन बना लीजिए, ठीक है, सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक फूड चेन बना लीजिए। फूड चेन कैसे बनाएंगे, फूड चेन सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ही होते हैं। सबसे पहले कौन होते हैं फूड चेन के अंदर, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर, और टर्सरी कंज्यूमर को आगे कोई नहीं खा रहा है तो उसको टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो ये एक सिंपल फूड चेन हो गई, ये एक सिंपल क्या हो गई, फूड चेन। अब हमें बताया जा रहा है कि टोटल कितना 10 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट इकोसिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, सन के द्वारा। कितनी, 10 लाख यानी जो प्रोड्यूसर है उसके पास कितनी एनर्जी आ रही है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख जूल एनर्जी प्रोड्यूसर के पास। अब आपको पता है 10 लाख में से 90% तो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ओनली कितना परसेंट ही आगे पहुंचेगी, 10% एनर्जी ही आगे पहुंचेगी। तो 10 लाख का 10% क्या हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। 10 लाख का 10% क्या हो गया, ठीक है, 10 लाख का 10% निकालिए, ठीक है, ये 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा दीजिए, कितना बच गया आपको पास, कितना बच गया, 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी पहुंचेगी, यहाँ पे 1 लाख एनर्जी पहुंचेगी, 1 लाख जूल, ठीक है। यहाँ पे कितनी एनर्जी पहुंचेगी,
1 लाख जूल, ठीक है। 9 लाख जूल की तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो 1 लाख जूल एनर्जी पहुंची है, 1 लाख जूल एनर्जी पहुंची है, इसका भी 90% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे कितनी एनर्जी पहुंचेगी, इसका भी 10%, कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, 10,000 जूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टॉप कंज्यूमर के पास यहाँ पे 90% एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर। और इसका भी कितना परसेंट पहुंचेगा आगे, 10% पहुंचेगा। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 1000 जूल, कितना पहुंचेगा, 1000 जूल। अब हमसे कौन से लेवल पे पूछा है, हमसे फर्स्ट, अच्छा ट्रॉपिक लेवल देखो भाई, ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ये प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 2 होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 3 होता है, टॉप कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 4 होता है, ठीक है। सिंपल आप ये बनाएंगे फूड चेन, उसके बाद एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलो, हमसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल 1 पे कितनी एनर्जी टोटल, 10 लाख जूल्स, कितनी एनर्जी, 10 लाख। अच्छा, सेकंड और तीसरा क्या पूछा हमसे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी, 10,000 जूल, ठीक है। तो ये आपको बता देना है कि फर्स्ट और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी पहुंचेगी, फर्स्ट पे 10 लाख और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 10,000 जूल एनर्जी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पायोनियर स्पीसीज ऑन द बेयर रॉक, हाउ डू दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, मेंशनिंग द टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट विल अल्टीमेटली गेट एस्टेब्लिश्ड। अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर है, यानी 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, ये हो सकता है 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को स्टेप वाइज कीजिए, स्टोरी नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। आंसर देते टाइम सबसे पहले हमसे क्या पूछा है वो बताइए आप। नेम द पायोनियर स्पीसीज ऑन बेयर रॉक, ठीक है। कोई बेयर रॉक है, उस पे पायोनियर स्पीसीज, यानी यहाँ पे बात हो रही है सक्सेशन की, और सक्सेशन में भी कौन सा सक्सेशन, ड्राई सक्सेशन। और रॉक्स पे होने वाला सक्सेशन आपको पता ही है, रॉक्स पे होने वाला सक्सेशन कौन सा होता है, लिथोसीरे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए कि यहाँ पे जो सक्सेशन हो रहा है वो कौन सा सक्सेशन है, लिथोसीरे, ठीक है। चलो उसके बाद नेम द पायोनियर स्पीसीज। अब जैसे जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स पे सबसे पहले, अब पायोनियर क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिस सक्सेशन के अंदर ऐसी स्पीसीज जो सबसे पहले आती है वो स्पीसीज होती है पायोनियर स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज होती है, पायोनियर स्पीसीज। और जो सबसे लास्ट में स्टेबल कम्युनिटी वहां पे बन जाती है वो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। और जो स्पीसीज आएगी वो क्लाइमेक्स स्पीसीज कहलाएगा। तो रॉक्स पे सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं। लाइकेन्स में भी कौन से लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। कौन से लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज, क्रस्ट का मतलब होता है एक पपड़ी की तरह, ठीक है, लाइक चिप्स। जैसे रॉक्स होती है, रॉक्स के ऊपर एकदम वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लाइकेन को क्रस्टोज लाइकेन बोलते हैं। सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन ही आते हैं, और सबसे पहले आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं पायोनियर। क्या बोलते हैं उनको, पायोनियर। तो ये रॉक्स हैं। रॉक्स पे सबसे पहले जो आएगा, रॉक्स पे जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा वो होते हैं क्रस्टोज लाइकेन। कौन से लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आए रॉक्स पे। तो पायोनियर स्पीसीज कौन सी हो गई, क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन क्या हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्रस्टोज लाइकेन आए। ये लाइकेन वहां रहने के लिए धीरे धीरे क्या करेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे वो एस्टैब्लिश्ड हो। तो ये न्यूट्रिएंट लेने के लिए क्या करते हैं, रॉक्स में एक एसिड सीक्रेट करते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया,
ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं। ये लाइकेन क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड्स, जो कार्बनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो सीक्रेट करते हैं। वो सीक्रेट करने से यहाँ पे जो ये रॉक्स हैं टूटने लगती हैं, और ये रॉक्स यहाँ पे टूटने लगेंगी किसकी वजह से, ये कौन से एसिड सीक्रेट करती हैं, क्या सीक्रेट करती हैं, एसिड सीक्रेट करती हैं। अब ये रॉक्स यहाँ पे क्या होने लगी, टूटने लगी। अब ये टूटने लगी, जो क्रस्टेज लाइकेन है वो तो एकदम सॉलिड सरफेस पे रहने के लिए आया। अब ये जब टूटेंगी तो वो अपने लिए क्या बोल रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन बना रहा है, लेकिन किसी ना किसी दूसरे स्पीसीज के लिए तो फेवरेबल कंडीशन बना रहा होगा। तो यहाँ पे अब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी वेजिटेशन आएगी जो वहां पे टूटी हुई रॉक्स पे रह सके, यानी सॉइल जैसी स्ट्रक्चर पे रह सके। तो क्रस्टोज के बाद जो लाइकेन्स आते हैं वो फॉलियोज लाइकेन होते हैं, ठीक है, थोड़े लीफी स्ट्रक्चर्स होती हैं, फॉलियोज लाइकेन यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो, ये अब यहाँ पे जो लाइकेन आएंगे फॉलियोज, सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन आए, उसके बाद कौन से लाइकेन आए, फॉलियोज लाइकेन आए। कौन से लाइकेन आए, फॉलियोज लाइकेन आए। अब यहाँ पे फॉलियोज लाइकेन आ गए। अब फॉलियोज लाइकेन जब मरेंगे, ठीक है, तो इनका डेट्राइटस भी बनेगा। ये डेट्राइटस क्या है, ये डेट्राइटस वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे वाटर कंटेंट भी बढ़ने लगा इस इस सॉलिड सरफेस यानी रॉक्स पे। तो अब देखो, वाटर सरफेस बढ़ने लगा, वाटर कंटेंट बढ़ने लगा, सॉइल बनने लगी क्योंकि डेट्राइटस बनने लगा, सॉलिड के पार्टिकल्स बनने लगे, सॉइल बना रहे हैं वो, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन बन रही है, वाटर की जो मॉइस्चर जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है, इसकी वजह से अब ये फॉलियोज भी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। अब जो नेक्स्ट जो वेजिटेशन आएगी वो क्या होगी, मैं डायरेक्ट वेजिटेशन का नाम लिख रहा हूं, वो होगी ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्या होगी वो, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और ब्रायोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा में भी मॉसेस, ठीक है, और ब्रायोफाइटा के बाद मॉसेस के बाद यहाँ पे छोटी छोटे झाड़ियां आ जाएंगी जिन्हें हब्स बोलते हैं। हब के बाद श्रब्स आ जाएंगी, और श्रब्स के बाद फाइनली लास्ट में इस एरिया में कौन आ जाएंगे, ट्री, ठीक है। तो ये क्या है, लिथोसीरे यानी ड्राई रॉक्स पे होने वाला सक्सेसर। तो सबसे पहले हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, नेम द पायोनियर स्पीसीज ऑन ए बेयर रॉक, कि बेयर रॉक पे जो पायोनियर स्पीसीज है वो कौन सी है, तो आप बता देंगे क्रस्टोज लाइकेन है पायोनियर स्पीसीज। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन एसिड सीक्रेट कर रहा है, तो ये किसको हेल्प कर रहा है, फॉलियोज को हेल्प कर रहा है रहने के लिए। ये फॉलियोज यहाँ पे डेट्राइटस बनाएगा, वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर बढ़ जाएगा, तो ये किसको हेल्प करेगा, मॉसेस को यहाँ पे रहने के लिए हेल्प करेगा। और मॉसेस और ज्यादा वहां पे डेट्राइटस बनाएंगी, और ज्यादा वहां सॉइल को फर्टाइल करेंगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट हब्स आएंगे, हब्स के बाद श्रब्स आएंगे, और श्रब्स के बाद ट्रीज आ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली ड्राई रॉक से क्या बन गया है, ट्रीज बन गए, यानी फॉरेस्ट बन गया, मेसिक कंडीशन बन गई। तो एक स्पीसीज, एक वेजिटेशन दूसरी वेजिटेशन को हेल्प करती है आने के लिए, और अपने आप को वहां से क्या करती है, एलिमिनेट करती है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सक्सेशन। पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, सक्सेशन कहलाती है। अब जो सबसे पहले स्पीसीज आके यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुई है, ये पायोनियर कम्युनिटी होती है, और सबसे लास्ट में जो स्पीसीज आके स्टैब्लिश्ड होगी वो कौन सी कम्युनिटी होगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन हो गए, ट्री हो गए। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फिर हमसे, मेंशन द टाइप ऑफ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी दैट विल अल्टीमेटली गेट एस्टैब्लिश्ड। तो यहां पे ट्री हो गए, ट्री क्लाइमैक्स है। और ये ट्रीज को, ये ट्री है, ये ना तो ड्राई पे रहने वाले हैं ना एक्वेटिक कंडीशन में रहने वाले हैं, ये कैसी कंडीशन में रहने वाले हैं, मैसिक कंडीशन में रहने वाले हैं, ठीक है। कैसी कंडीशन में रहने वाले हैं, मैसिक कंडीशन में रहने वाले हैं, ठीक है। मैसिक कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं, मीजोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मीजोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, मीजोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले तो पायोनियर कम्युनिटी कौन होते हैं, लाइकेन। लाइकेन में भी कौन से लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, ये आपको बता देना है।
उसके बाद आप कैसे हेल्प कर रही है वो, द लाइकेन सीक्रेट सम एसिड डिजॉल्व रॉक एंड हेल्प इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। एसिड सीक्रेट किया जिससे रॉक विदर्ड हुई, रॉक विदर्ड होगी तो विदरिंग रोग का होगा तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद सॉइल जब बन गई है तो वहां पे ब्रायोफाइट्स आएंगे, ब्रायोफाइट्स आएंगे तो ब्रायोफाइट्स के बाद वहां पे हर्ब्स आएंगी, श्रब्स आएंगी, ट्रीज आएंगी और अल्टीमेटली जो क्लाइमैक्स स्पीसीज है वो कौन सी बन जाएगी, वहां पे फॉरेस्ट बन जाएगी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में वहां स्टैब्लिश्ड होते हैं वो कौन होते हैं, मीजोफाइटिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। कौन सी कम्युनिटी होती है सबसे लास्ट में, मीजोफाइटिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहां पे स्टेबल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बायोमास का पिरामिड बनाना है। हाउ इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन सी डिफरेंट फ्रॉम इट। ठीक है, तो सी का बायोमास का पिरामिड और जो ग्रासलैंड का बायोमास का पिरामिड है इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। नेम द दूसरा क्वेश्चन है नेम द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर इन द सी। सी के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर का नाम बताना है। और व्हाट इज द स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, ये जनरली 5 नंबर में आएगा आपको और आप हर एक क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देंगे तो आपको स्टेप वाइज नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम करते हैं। पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड बनाना है तो सबसे पहले ग्रासलैंड आपको फूड चेन बनाना पड़ेगा। फूड चेन के अंदर, ग्रासलैंड फूड चेन के अंदर ग्रासेस, ग्रासेस को कौन खाएगा, ग्रासेस को गॉड खा रही है मान लीजिए, गॉड को मान लीजिए फॉक्स खा रहा है, फॉक्स को कौन खा रहा है, लॉइन खा रहा है, फॉक्स को कौन खा रहा है, लॉइन खा रहा है। लॉइन के नंबर कम होंगे, फॉक्स के थोड़े ज्यादा होंगे, गॉड के और ज्यादा होंगे, ग्रासेस के नंबर बहुत ज्यादा, और ग्रासेस के नंबर बहुत ज्यादा तो ग्रासेस का बायोमास भी सबसे ज्यादा, ग्रासेस का बायोमास भी ज्यादा और ग्रासेस का बायोमास सबसे ज्यादा, ग्रासेस का बायोमास सबसे ज्यादा। तो मान लीजिए ग्रासेस का बायोमास 1000 kg है, कितना है, 1000 kg है। गॉड का बायोमास, ड्राई बायोमास लिया जाता है ये, ठीक है, गॉड का बायोमास मान लीजिए 800 kg है, कितना kg, 800 kg। सारे फॉक्सेस का ड्राई मास वहां का मान लीजिए 200 kg है और लॉइन का ड्राई मास वहां मान लीजिए 150 kg है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था हमेशा पिरामिड के अंदर आपको बेस पे क्या रखना है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स का बायोमास सबसे ज्यादा है तो बेस ब्रॉड बनेगा। उसके बाद 800 kg प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। तो यहां पे कैसा बन रहा है, आपको कैसा देखने को मिल रहा है पिरामिड, अपराइट। कैसा पिरामिड देखने को मिलेगा, अपराइट। लेकिन हमने एक्वेटिक के अंदर देखा था, क्वेश्चन एक किया था ना, पॉन्ड के अंदर जैसा पॉन्ड के अंदर होता है वैसा सी के अंदर भी चलता है। तो एक्वेटिक के अंदर कैसा मिलता है हमको, इन्वर्टेड मिलता है। एक्वेटिक के अंदर हमें कैसा मिलता है, इन्वर्टेड देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, इन्वर्टेड देखने को मिलता है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि कंस्ट्रक्ट ए पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बायोमास का पिरामिड हमने बना दिया है। हाउ इज द पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी डिफर फ्रॉम इट। देखो कैसे डिफर कर रहा है, ये तो अपराइट है लेकिन सी का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। वो हमने क्वेश्चन में आपको बता रखा है। द नेम द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर इन द सी। आपको पता ही है सी के अंदर कौन सी फूड चेन चलती है, फाइटोप्लैंक्टन, इसको कौन खाता है, जूप्लैंक्टन, इसको कौन खाती है, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए, जूप्लैंक्टन हुए, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुए, फाइटोप्लैंक्टन हुए। इनका सिंपल नाम याद रखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर विल बी फाइटोप्लैंक्टन एंड प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जूप्लैंक्टन होंगे। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन देना है। चलो तीसरा आपको बताना स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। स्टैंडिंग क्रॉप मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप बताया था। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, किसी भी एरिया में जो लिविंग बायोमास है, किसी भी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का
किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो लिविंग बायोमास है वो बायोमास उस एरिया का क्या बताता है, स्टैंडिंग क्रॉप बताती है। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या हो गई, स्टैंडिंग क्रॉप हो गई लिविंग बायोमास ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, लिविंग बायोमास ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या हो गया, रिप्रेजेंट क्या करता है, सर्टेन बायोमास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ईच टॉपिक लेवल। ठीक है, तो वो उस एरिया का क्या कहलाएगी, उस टॉपिक लेवल का या उस एरिया की क्या कहलाएगी, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगी। तो ये 5 नंबर में जनरली क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और हमने 2 चैप्टर के क्वेश्चंस बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा इकोसिस्टम। बायोडायवर्सिटी चैप्टर हमारा चल रहा है, इसके भी PYQs और बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।